जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके प्रीतम एकेडमी में। और आज का जो क्लासेस है, बेसिकली हम लोग जो हमारा क्लास चल रहा था लगातार से क्लास 10 का जो पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का जो पहला अध्याय है सत्ता की साझेदारी, हम लोग उस पर ही बात कर रहे थे और टॉपिक को हम लोग आगे ले रहे थे। तो पिछले अभी तक हम लोगों ने इस टॉपिक पे 7 वीडियो जो है हम लोगों ने ले लिया और आज जो है ये 8वां वीडियो है। और इसके बाद एक वीडियो में जो है पूरा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे सत्ता के साझेदारी के रूप के बारे में कि टोटल सत्ता के साझेदारी का प्रचलित कितने रूप हैं जो हमारे पूरे इस विश्व में चल रहे हैं। और साथ में हम लोग देखेंगे कि पहले की जो राज्य व्यवस्था था यानी कि जब राजा शासन करता था उस व्यवस्था में और अभी के लोकतंत्र व्यवस्था में किस तरह का अंतर है। और साथ में देखेंगे कि अगर हमारा देश लोकतंत्र व्यवस्था अपना रहा है या कोई भी देश लोकतंत्र व्यवस्था अपना रहा है तो दोनों में क्या अंतर है और लोकतंत्र व्यवस्था कैसी होनी चाहिए या सबसे अच्छी जो लोकतंत्र व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो आज का जो मोटिवेशनल कोड है मैं उस पर बात करता हूं कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है। कि बरसात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है। कि शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल चलना पड़ता है। जो संघर्ष से कभी नहीं परिचित हुआ वो कभी इतिहास में चर्चित नहीं हुआ। तो एक बात जान लो कि मां तेरे हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखाएगा। और एक बात कि रक्त बहा के सिंहार करो, खामोश यहां तलवार नहीं, हम राणा के वंशज है, हमें हार तो कतई स्वीकार नहीं। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग इस पे बात करेंगे सत्ता की साझेदारी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या कारण था जिसके कारण समाज में ये जो लोकतंत्र व्यवस्था जो आप लोग देख रहे हो, तो ये लोकतंत्र व्यवस्था को लाने का समाज में क्या जरूरी था, इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। क्योंकि आजाद भारत के पहले से या हम लोग उससे पहले की जब पूरी घटनाएं देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि वहां पे राजतंत्र व्यवस्था था और आज हमारे यहां लोकतंत्र व्यवस्था है। और सभी देशों में लोकतंत्र व्यवस्था की जो पद्धति है वो अपने अपने तौर पे अपनाया गया है। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि लोकतंत्र व्यवस्था को क्यों अपनाया गया था। तो सुनिएगा मेरे रसगुल्लो, अगर मैं बात करूं लोकतंत्र व्यवस्था का तो थोड़ा हम लोग एक अंतर देख लेते हैं, एक डिफरेंट देख लेते हैं राजतंत्र व्यवस्था के साथ। कि जो जब राजा लोग शासन कर रहे थे उस व्यवस्था के साथ और लोकतंत्र व्यवस्था के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अंतर देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना हो तो डिफरेंट पता करना बड़ा जरूरी होता है। जैसे आप मार्केट में कपड़ा खरीदने के लिए जाते हो और आपको कपड़ा लेना हो तब क्या करते हो कि 4-5 कपड़े होते हैं या हजारों कपड़े आपके सामने रख दिया जाता है और आप उसको छू के या कीमत के हिसाब से आप कंपेयर करते हो कि आपको कौन सा लेना और आपके लिए कौन सा बेस्ट होता है। तो समझिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर मैं बात करूं राजनीतिक व्यवस्था का, तो उस समय जब राजनीतिक सत्ता चल रहा था, जिस समय राजा लोग शासन कर रहे थे, तो उस समय एक जो पद्धति चलती आ रही थी कि इसमें कभी सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। कारण समझिएगा कि अगर राजा अपने सत्ता को बांट देता है तो उसका जो पूरा जो क्षेत्र है वो कई भागों में बट जाएगा, जिससे बहुत तरह का दिक्कत होगा। आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सारा कहानी सुना होगा। अगर आपने रामायण पढ़ा होगा तो आपको पता है कि राजा वही बना जो सबसे बड़ा पुत्र है। तो बड़े पुत्र को राज ना मिले इसके लिए क्या क्या था कि बहुत सारा कांड किया गया। आप लोगों को रामायण वाले चैप्टर पे पढ़ोगे, अगर रामायण का चैप्टर आपके पास आएगा, नहीं तो आप लोग देख सकते यूट्यूब में बहुत सारा ऐसा वीडियो है। तो अगर सत्ता अगर वहां पे बांट देता, जो राजा था, जो राजा दशरथ था, अगर वो उस समय सत्ता को बांट देता तो ना ही राम वन को जाते और ना ही क्या बोल सकते कि रावण का संहार होता। तो पूरा एक जो माजरा था उसमें हम लोगों ने देखा था, अगर आप लोगों ने सुना होगा कि जब कैकेयी के जो पुत्र हैं भरत, उसको राजगद्दी देने की बात थी, लेकिन मर्यादा चलता आ रहा था कि जो अपना वंश का जो सबसे बड़ा बेटा होगा वही राजा बनेगा। लेकिन वहां पे सत्ता का बंटवारा तब नहीं था, क्योंकि पहले बोला गया था कि राजनीतिक व्यवस्था में या राजनीतिक सत्ता में कभी भी सत्ता का बंटवारा नहीं किया जाता, क्योंकि बंटवारा करने से देश टूट जाता है और जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। इस तरह का एक क्या था, एक तरह का धारणा था। तो इसी कारण से हम लोग अगर पुराने जमाने का बात करें, जिस समय भगवान
लोग अवतरित हुआ करते थे, जो हम लोगों ने कहानी पढ़ा था पूरा कथाओं में, तो उसमें राम जी की कहानी के बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो अब बात को समझिएगा, जब इस तरह का विचारधारा था और इस विचारधारा के कारण थोड़ा ज्यादा जितने भी राजाएं आए उनको थोड़ा ज्यादातर मैं बोल सकता हूं कि पावर मिल गया कि अब तो कोई नहीं, मैं ही राजा हूं, सत्ता तो बट नहीं सकती है, पावर तो मेरे ही पास है। तो इसके लिए इन्होंने बहुत सारा दुरुपयोग किया अपनी सत्ता का, बहुत से राजाओं ने इसका सदुपयोग भी किया। तो जब इनका दुरुपयोग किया जाने लगा तभी इसको हटाने के बारे में या इसमें बदलाव लाने के बारे में सोचा गया। अब समझिएगा कि आपका एक जो हाथ है वो थोड़ा सा कुछ किसी कारण से खराब है, लेकिन वो उसमें आप अपना काम निकाल लेते हो। तो जब तक उस हाथ से आप काम निकालोगे तब तक आप उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहोगे। यानी कि अगर बोलने का मतलब है कि आपका एक हाथ टूट गया है लेकिन आप उस हाथ से सारा काम करना चाहते हो, तो हमारे मिडिल क्लास फैमिली का एक सबसे बड़ा रूल क्या है पता है? कि जब तक काम चले तब तक काम चलाओ। हम लोग ऐसे लोग होते हैं ना कि जो टूथपेस्ट आता है ना, टूथपेस्ट को भी हम लोग उसको उसके सबसे लास्ट तक निचोड़ के ले लेते हैं, जब तक टूथपेस्ट ये ना बोले कि बस कर मेरे को दर्द हो रहा है, उस स्थिति तक हम लोग टूथपेस्ट को निचोड़ते हैं। तो जब सत्ता में खराबी आने लगा और ये जब राजा लोग को पता चला कि सत्ता का बंटवारा नहीं हो सकता और इसका जब उन्होंने दुरुपयोग करने लगा, तो उसके बाद ही हमको पता चला कि नहीं, ये जो घटनाएं घट रही है हमारे समाज में ये गलत है और हमको नए नई चीजों का क्या करना पड़ेगा, आविष्कार करना पड़ेगा, नए नए चीजों को क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो अब सत्ता का बंटवारा किया जाने लगा। तो इस धारणा को कि सत्ता का बंटवारा नहीं हो सकता, इसके विरुद्ध में एक काम किया गया। और आज आप लोग जानते हो कि लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी की जाती है। क्या होता है कि सत्ता की साझेदारी की जाती है और इस धारणा को गलत साबित करते हुए आज सत्ता की साझेदारी का विचार हम लोग देखते हैं। अब सत्ता की साझेदारी कैसे होती है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो पे आपको बताया था कि लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी 3 जगहों पे होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देख लो वीडियो मैंने डाल के रखा है, इसीलिए मैंने डाल के रखा है ताकि आपको बाद में समझ में आए कि जब आप क्लास पे चलोगे मैं बताऊंगा। तो अब समझिएगा, ये तो सत्ता का बात था, लेकिन जब हम लोग शक्ति का बात करें कि पावर किसके पास होना चाहिए, सबसे बड़ा चीज कि सत्ता मान लो किसी को दे दिया जाए लेकिन पावर किसके पास होना चाहिए। तो पहले जब राजा लोगों का व्यवस्था चलता था, राजतांत्रिक व्यवस्था जब चलता था, तो उस समय की जो राजनीति थी तो उसका मानना था कि सत्ता बस एक ही वर्ग के पास होना चाहिए। यानी कि शक्ति जो है, सत्ता का पावर जो है, सत्ता का जो पावर है वो किसी के पास, यानी कि जो भी सरकार बनाई जाएगी उस सरकार में मैं बोल सकता हूं कि जो सारी शक्ति होगी वो किसी एक व्यक्ति के पास या किसी खास स्थान पर रह रहे समुदाय को मिलेगा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि पहले के युग में या तो जो वंश है, जिस वंश का शासक बना वो शासक सारा व्यवस्था को संभालता था, और दूसरा क्या होता था कि ज्यादातर पुरोहितों को, यानी कि जो ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल के जो लोग होते हैं उनको सत्ता को संभालने का अधिकार दिया जाता था। हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि जो मनुष्य है उनकी उत्पत्ति कहां से हुई और उस उत्पत्ति के आधार पर उनका काम दिया गया है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे कि बोला गया है कि कहीं मैंने पढ़ा था कि जो ब्राह्मण जाति है उनका उत्पत्ति ब्रह्मा जी के सर से हुआ है, तो ये इनको प्राथमिकता दिया गया है, इनका काम है कि बुद्धि देना। जो क्षत्रिय जाति होते हैं उनका जो उद्भव होता है ब्रह्मा जी के कंधों से हुआ है, तो इसका मतलब है कि उनका काम है देश को संभालना। उसी तरह अलग अलग तरह से वर्णों को बताया गया था कि सबकी उत्पत्ति इस आधार पर हुआ है और इनको ये काम मिला है। तो जब जब राजा लोग शासन कर रहे थे, राजनीति व्यवस्था जब था, तो उस समय एक चीज माना जाता था कि यह सरकार जो बनेगा वो सरकार पे किसी एक व्यक्ति का शासन होगा और उस सरकार पे चलाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई एक समूह या किसी एक स्थान पे रहने वाले लोग क्या करेंगे, शासन व्यवस्था पे उनका शक्ति, उनका पावर होगा। बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? तो आगे जाके ये जो चीज देखने को मिला कि सत्ता केवल एक व्यक्ति के पास होगा और उसको एक व्यक्ति के पास होगा और वही क्या करेगा, पूरा शासन व्यवस्था को अपने पावर के हिसाब से चलाएगा। यानी कि कानून बनाने का भी अधिकार एक के पास होगा, उसमें न्याय करने का भी अधिकार एक के पास होगा और उसको लागू करने का भी अधिकार एक ही व्यक्ति के पास होगा। इस तरह की व्यवस्था पहले थी। लेकिन जब इस व्यवस्था में खराबी आई, खराबियां देखी गई, क्योंकि देखो जब तक कमियां नहीं देखी जाती है तब तक आपको नहीं पता चलता है कि कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि कमियों के दम पे ही बहुत कुछ बोला गया है। ठीक है, तो अब समझिएगा कि जब इस व्यवस्था में खराबियां आने लगी, जब लोगों ने खराबी देखना शुरू किया, तो आखिर क्या खराबी था गुरुजी? तो मेरे लड्डुओं, मेरे रसगुल्लों में आपको बता दूं कि अगर मैं खराबी का बात करूं
तो समझिएगा कि सबसे पहला जो खराबी था कि अगर कोई फैसला लिया गया है, क्या मैंने बोला कि अगर कोई फैसला लिया गया है और उस फैसले में जो भी शक्ति है वो शक्ति में अगर बिखराव आ गया है, इससे बोलने का मतलब है कि अगर मैं राजा हूं तो मेरे पास बहुत सारे समुदायों के लोग होते हैं। जैसे कि बोलने का मतलब है कि एक प्रिंसिपल के बारे में समझिएगा कि प्रिंसिपल का हक होता है कि वो क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के बच्चों का, अगर उसका स्कूल है तो क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के बच्चों के बारे में वो कानून बना सकता है। तो किसी कारण से आपका जो हेडमास्टर है उसने एक कानून बना दिया कि आपको इस तरह का सारे काम को करना है, लेकिन आपके जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी सारे वर्ग के स्टूडेंट हैं, उनको ये कानून पसंद नहीं है, तो ये क्या करेंगे, ये हेड सर का विरोध करना शुरू करेंगे। इसी को बोलते हैं कि कोई भी कानून बना तो उस कानून का बिखराव, यानी कि विरोध करना। तो अगर कोई फैसला लिया गया तो क्या होता है कि अगर उस फैसला को लोगों ने नहीं माना तो कहीं ना कहीं उस शक्ति का बिखराव होना शुरू हो गया कि जो शक्ति हम लोगों ने एक व्यक्ति को दे के रखा था कि आप ही कानून बनाओगे, आप ही कानून को लगाओगे और फिर कानून को देखोगे, तो इस तरह का जो शक्ति आप लोगों ने एक व्यक्ति को या एक समूह को दे के रखा था तो उसमें बिखराव देखने को मिल गया। तो जब कभी शक्ति में बिखराव देखने को मिलेगा किसी फैसले में तो वहां पे दो कारण होते हैं। पहला कारण कि अगर बिखराव होता है तो उसके खिलाफ तुरंत आप फैसला नहीं ले सकते हो। अगर शक्ति में बिखराव आ गया और अगर आप तुरंत फैसला ले लिए तो फिर उसका नहीं होता, एक्शन का रिएक्शन वाला काम हो जाता है, प्रतिक्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया। तो अगर आप तुरंत, जैसे कि बोलने का मतलब है कि आप क्या करोगे कि आपने एक क्षेत्र पे, जैसे आपके स्कूल के टीचर एक फैसला लिया, आपने उसको स्वीकार नहीं किया, अब टीचर तुरंत एक्शन ले लेते कि सबको मारो। अगर आप नहीं मानते हो तो स्कूल में होता है मारो, तो जब वो मारना शुरू कर देंगे तो उसका एक उल्टा एडवांटेज भी यह भी हो सकता है कि बच्चे भी हो सकते हैं कि एक दो पत्थर मार दे, इस तरह का एक भावना हो सकता है। तो जब भी कभी शक्ति का बिखराव होता है तो तुरंत फैसला हम लोग नहीं ले सकते हैं। किस स्थिति के आधार पे, तो जो पहला जो राजा लोग का जो व्यवस्था चलता था, राजनीति का जो व्यवस्था पहले चलता था, उस व्यवस्था के हिसाब से। और साथ में दूसरा जो प्रॉब्लम था कि उन्हें लागू करना भी संभव नहीं होता है कि जिस स्थिति में अगर शक्ति का बिखराव हो गया तो पहला तो फैसला नहीं ले सकते तुरंत, और अगर फैसला ले लिए तो उसको तुरंत लागू करने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा आपको। तो इस तरह का दो प्रॉब्लम देखने को मिलता है किसमें, जब शक्ति का बिखराव होता है। तो बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछती है भाई कि आप बताइए कि शक्ति का बिखराव होने से कौन सी दो समस्याएं उत्पन्न होती है। तो पहला क्या बोलोगे कि तुरंत फैसला लेने का समस्या, और दूसरा क्या बोलोगे तो उन्हें लागू करना संभव नहीं होता। फिर से जो आपने जो नया जो आपने रूल या जो भी नया कानून आपने बनाया उसको फिर से लागू करना संभव नहीं होता। इस तरह की दो तरह की जो समस्याएं हैं वो कब आती है, जब शक्ति का बिखराव होता है राजनीतिक व्यवस्था में। बात कर रहे हैं, तो ये बिखराव ना हो, ये शक्ति का बिखराव ना हो, इसीलिए जो मैं बोल सकता हूं कि इसके विरुद्ध में एक नई व्यवस्था आई, जिस व्यवस्था को हम लोग लोकतंत्र की व्यवस्था के बारे में जानते हैं। मैंने क्या बोला मेरे रसगुल्लो कि शक्ति का इस तरह से बिखराव ना हो कि आपकी जनता आपके खिलाफ हो जाए आपके किसी कानून के लिए। तो उसके लिए क्या किया गया कि इस व्यवस्था के खिलाफ एक लोकतंत्र व्यवस्था को बनाया गया। अब आप बच्चों बोलोगे कि सर लोकतंत्र व्यवस्था तो हम जानते हैं, तो मेरे को बताओ ये क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ, फटाक से बता दो, ठीक है। तो साथ में अगर हम लोग बात करें लोकतंत्र व्यवस्था के बारे में कि जब इन कमियों को इस लोकतंत्र व्यवस्था में दूर किया गया तो कुछ तो नया बदलाव किया गया होगा ना। मैंने क्या बोला कि अगर राजनीतिक व्यवस्था में जो पहले का जो राजनीतिक व्यवस्था था उसमें ये जो था कि सत्ता का बंटवारा नहीं हो सकता, तो सत्ता के बंटवारों को बांटा गया। लेकिन फिर हम लोगों ने देखा कि जो शक्ति था वो किसी एक व्यक्ति के पास होता था, तो उससे इस तरह की प्रॉब्लम झेलना पड़ता था कि फैसला आप तुरंत नहीं ले पाओगे, साथ में आप क्या कर सकते हो कि आप उसको लागू भी तुरंत नहीं कर पाओगे। लेकिन जब इस व्यवस्था का कि हमको शक्ति का बिखराव हो गया तो इसको ठीक करने के लिए एक नया पद्धति आया, और वो पद्धति क्या था, एक सिस्टम लाया लोगों ने, वो पद्धति था लोकतंत्र व्यवस्था। तो इस लोकतंत्र व्यवस्था में क्या ऐसा चीजें हैं जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि शक्ति का बिखराव इसमें नहीं होता है। तो समझिएगा, अगर हम लोग लोकतंत्र व्यवस्था का बात करें तो इसकी एक बुनियादी सिद्धांत है, यानी कि एक बेस है। वो बेस क्या है कि जनता ही सारी शासन व्यवस्था का स्रोत है। हम लोग बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे जो जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, यानी कि जनता के पास पूरा पावर होता है कि वही कानून को बनाएगा, वही कानून को लागू करेगा और वही कानून का पालन करेगा।
तो अब आप समझो कि अगर स्कूल में उस हेडमास्टर ने क्या कानून ना बनाकर अगर स्कूल के सारे बच्चों ने कानून बनाया होता कि हमें 8 बजे आ जाना है, हमें रोज आके प्रार्थना लाइन पर लगना है, हमें पीरियड लेनी है, क्लास करनी है, स्कूल नहीं बंक करनी है, साफ सुथरा में रहना है, तो इस तरह का अगर जनता ही कानून बना दे तो वो कानून जो है वो उसको पालन सही ढंग से होगा। तो इसीलिए जो लोकतंत्र व्यवस्था होता है ये एक बुनियादी ही इसका एक सिस्टम है। क्या बुनियादी सिस्टम है कि इसमें जनता ही क्या होती है, राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है। जनता ही क्या होती है, राजनीतिक शक्ति का स्रोत होता है। तो मारो रसगुल्लो, यहां से क्वेश्चन आपका आता है कि आप बताइए लोकतंत्र व्यवस्था का बुनियादी सिद्धांत क्या है। मैंने क्या बोला, मारो लड्डुओं, यहां से क्वेश्चन आता है कि आप मुझे बताइए कि लोकतंत्र की बुनियादी सिद्धांत, लोकतंत्र की बुनियादी सिद्धांत क्या है। तो आप क्या बताओगे कि जनता ही राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। बात क्लियर है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला था कि बुनियादी सिद्धांत है। साथ में क्या बोला है कि यहां पे जो भी लोग होते हैं, लोकतंत्र व्यवस्था में जो भी लोग होते हैं, उनके पास स्वयं शासन की यानी कि खुद वो शासन करेगा, संस्थाओं के माध्यम से वो अपना शासन चलाता है। यहां पे जो जनता होती है वही देश में शासन चलाने का काम करता है। यहां ना कोई एक विशेष वंश होता है और ना ही किसी विशेष स्थान में रहने वाले लोगों को क्या दिया जाता है, शासन चलाने का अधिकार दिया जाता है। यहां पे जनता क्या करती है कि अपने शासन को चलाने के लिए संस्थाएं बनाती है और उस संस्थाओं के माध्यम से क्या होता है कि शासन को चलाया जाता है। अब बात रहा कि सर हम लोगों ने तो देख लिया कि लोकतंत्र की बुनियादी सिद्धांत क्या है। तो पहला क्या है कि सारी जनता ही क्या होती है, राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है। और दूसरा क्या होता है कि इस व्यवस्था में लोग क्या करते हैं, स्वयं शासन की व्यवस्था अपनाते हैं और देश को चलाने के लिए क्या करते हैं, संस्थाओं के माध्यम से अपनी राजनीतिक व्यवस्था को संभालते हैं। इस तरह का हम लोगों ने हम लोग बोल सकते हैं कि शक्ति के विरोध में जो नया चीजें देखने को मिला लोकतंत्र व्यवस्था का, ये सारी चीजें देखे तो यहां से क्वेश्चन आपका बन के आता है और आपको नंबर मिल जाएगा। दूसरा बात अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने ये सारा चीज तो देखा कि बुनियादी सिद्धांत क्या होना चाहिए, लेकिन अब रसगुल्लों में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे को एक जवाब दे देना आप लोग कि एक सबसे अच्छा लोकतंत्र व्यवस्था क्या होना चाहिए। क्वेश्चन आपका बोर्ड पूछता है, 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछता है कि एक अच्छा लोकतंत्र व्यवस्था क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक अच्छा लोकतंत्र व्यवस्था है। तो मारा लड्डू मेरे को आंसर दो, कमेंट बॉक्स में छाप लो आप लोग। तो समझिएगा अगर हम लोग बात करें एक अच्छे लोकतंत्र व्यवस्था का कि एक लोकतंत्र अच्छा व्यवस्था क्या होना चाहिए, तो लोकतंत्र मतलब क्या होता है कि इसमें जो शक्ति होती है, शासन में जो भी शक्ति होती है उसका स्रोत जनता का होता है। और आप लोग अगर पढ़े होगे तो बोला गया कि लोकतंत्र व्यवस्था जनता के लिए और जनता के द्वारा ही चलाया गया शासन व्यवस्था क्या कहलाया जाता है, लोकतंत्र व्यवस्था कहलाया जाता है। तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे अगर कोई समाज, अगर लोकतंत्र व्यवस्था में जितने भी समाज हैं, जितने भी विभिन्न वर्ग के समाज हैं या जितने भी विभिन्न वर्ग के समुदाय हैं, लोकतंत्र व्यवस्था में सबके विचारों को सम्मान किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप अगर हिंदू हो और हमारा अगर जो भी राजनीतिक जो भी हमारे शक्ति का जो बंटवारा हुआ और शक्ति में जब जितने भी लोग हैं सारे अगर हिंदू आ गए तो मुसलमानों को या सिख को या ईसाइयों को दरकिनार कर दिया जाएगा, या मुसलमान के पास अगर पावर आ गया है इस कारण से, लोकतंत्र व्यवस्था के कारण से, तो मुसलमान लोग हिंदू और सिख ईसाइयों को छोड़ देंगे, ऐसा कोई घटना नहीं होता है। यहां पे क्या होता है कि जितने भी समुदाय के लोग हैं सभी समुदाय के लोगों को क्या किया जाता है, सभी समुदाय के विचारों को समझा जाता है और सभी के विचारों को सम्मान किया जाता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी समुदाय के विचार को ठेस नहीं पहुंचाया जाता है। बात क्लियर है? तो यह पहला रूल होना चाहिए कि इसमें कोई भी एक अच्छा लोकतंत्र व्यवस्था में। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो अगर कभी भी आप लोग सार्वजनिक रूप से कोई काम कर रहा है, अगर पावर में जिसको हम लोगों ने रखा है, चुन के हम लोगों ने जिसको पावर दिया है कि आप पूरे देश को चलाओगे, तो जब वो क्या करेगा, किसी सार्वजनिक तौर पे कोई नीति बनाएगा, जब सभी के लिए कोई नियम लागू करेगा, तो नियम को लागू करने से पहले वो एक बार जरूर इस बात का मंथन करेगा कि वो मैं जो नियम बना रहा हूं या जो मैं जो नया नीति लागू कर रहा हूं हमारे क्षेत्र में, तो उसमें सबकी बात जो है वो शामिल होनी चाहिए। जैसे बोलने का मतलब है कि मैंने बोल दिया कि चलिए हम लोग पिकनिक पे जाएंगे,
तो पिकनिक पे जाने का अर्थ ये नहीं है कि मैंने बोला तो चलो तो चलो, उसमें मेरे को पूछना भी पड़ेगा कि बताइए क्लास 10 के बच्चे कहां जाना चाहते हैं, क्लास 10 की लड़कियां कहां जाना चाहती हैं, क्लास 10 के लड़के कहां जाना चाहते हैं, उसमें से अब बताइए पिकनिक में क्या क्या सामान लेके जाएंगे। इस तरह की जब सबकी मर्जी का हम लोग क्या रखेंगे, ख्याल रखेंगे, तभी एक राजनीतिक व्यवस्था अच्छी होती है। तो अगर सार्वजनिक तौर पर कोई नीति आप बना रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए कि सबकी बातें शामिल होनी चाहिए। ये दूसरा अच्छा तरीका है मारो लड्डुओं कि राजनीतिक व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, लोकतंत्र व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। पहला क्या था कि सभी के विचारों का सम्मान करें और सभी के बातों को अपने नीति में शामिल करें। दो, तीसरा अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा चीज इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि लोग इस पूरे शासन व्यवस्था में भाग लेने चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में क्या होना चाहिए, हिस्सेदारी मिले। इस तरह का क्या होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे जैक बोर्ड कि आप बताओ कि एक अच्छा लोकतंत्र व्यवस्था क्या होना चाहिए, तो मारो लड्डू आप लोग क्या बताओगे कि पहला कि सभी समूहों सभी जातियों का सम्मान होना चाहिए, उनके विचारों का सम्मान होना चाहिए। दूसरा मारे लड्डू, तो दूसरा क्या था मेरे रसगुल्लो कि जो भी सार्वजनिक रूप से नीति लागू किया जाएगा उन सारे नीतियों में सभी लोगों की बातें शामिल होगी, यानी कि सभी लोगों के अच्छे बातों को जिससे उनका लाभ हो, इस तरह का बात होगा। साथ में अगर हम लोग तीसरा बात करें तो अच्छा जो लोकतंत्र व्यवस्था होता है उसमें सभी लोगों की, सभी जनों की क्या होती है, हिस्सेदारी होती है। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं। आप समझिएगा इस तरह का व्यवस्था आपको देखने को मिला राजनीतिक तौर पे, जो पहले का जो राजनीतिक सत्ता चल रही थी और अभी के राजनीति में इस तरह का हमको बदलाव देखने को मिला। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि ये तो समझ में आ गया। तो आज जो पूरा विश्व है, विश्व में लोकतंत्र व्यवस्था चलता है। आपको पता है कि पूरे विश्व में लोकतंत्र व्यवस्था चल रहा है। तो लोकतंत्र व्यवस्था में आज का जो आधुनिक जो युग आ गया है, तो इस आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था के बारे में बात करें तो आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी का अनेक रूप देखने को मिलता है। यानी कि लोकतंत्र व्यवस्था में ये जो शक्ति का जो बंटवारा है, इस शक्ति का बंटवारा या सत्ता का जो साझेदारी का जो बंटवारा है, इसका अनेक रूप देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग प्रचलित कुछ उदाहरणों का बात करें तो मेनली आपके बुक में 4 जो है उदाहरण दिए गए हैं। तो पहला जो है वो क्या है, सत्ता का क्षैतिज वितरण। पहला क्या है, सत्ता का क्षैतिज वितरण, और दूसरा क्या है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो पहले हम लोग क्षैतिज वितरण पे बात करेंगे और कल ऊर्ध्वाधर के साथ और एक दो जो पॉइंट बाकी है उस पर हम लोग बात कर लेंगे। तो समझिएगा सबसे पहले क्षैतिज वितरण के बारे में बात करते हैं और इससे आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है, यानी कि सबसे अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो कंटेंट मैं आपको देता हूं आप पूरे YouTube में ढूंढ लो, ऐसा कोई कंटेंट आपको देने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हो। जिस तरह का मेहनत हमारा चैनल आपके लिए करता है, मुझे लगता है कि आप उतना कर रहे हो। दोस्तों सपोर्ट करो, कुछ लोगों को लेके आओ यार, मोटिवेट करो हमें भी। तो हम लोग बात करते हैं क्षैतिज वितरण का, सत्ता के क्षैतिज वितरण का। तो समझिएगा कि इस क्षैतिज वितरण में क्या होता है कि जो शासन व्यवस्था क्षैतिज वितरण के अंतर्गत लोकतंत्र व्यवस्था में शामिल किया जाता है। तो इसमें शासन को विभिन्न 3 अंगों में बांटा गया है। समझिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है कि सत्ता का जो क्षैतिज वितरण होता है इसमें शासन के अंगों को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप क्या बोलोगे, 3 अंगों में बांटा गया है। हमारा रसगुल्लो, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये 3 क्या है सर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी कि सत्ता के क्षैतिज वितरण में जो सत्ता होता है, जो शासन व्यवस्था होता है, उसको 3 भागों में बांटा जाता है। ये क्या क्या है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब वो क्वेश्चन आता है कि सर विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। तो बाबू, मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, मैंने इसके बारे में पहला ही वीडियो पे सारा कुछ बता दिया है। जितना नहीं जानना चाहिए था उससे मैंने ज्यादा ही आपको बताया है, तो आप वो वीडियो जाके देख लो। अब हम लोग बात करते हैं कि समझ लीजिएगा, अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा बताते हैं कि जो विधायिका होता है ये कानून को बनाने का काम करता है, कार्यपालिका क्या करता है, उस कानून को कानून के थ्रू से लगाने का काम करता है, और न्यायपालिका क्या करता है, जो भी कानून बनाया गया विधायिका के द्वारा और कार्यपालिका के द्वारा, उसी कानून को जब लगाया गया तो उसका वो देख रेख करता है कि उसका कौन जो आदमी है या कौन सा बुड़बक जो व्यक्ति है वो क्या करता है, उसको उल्लंघन करता है। तो इस तरह का तीनों का काम है। हम लोग मैंने विस्तार से बताया, आप एक बार जाकर देख लो वीडियो। तो अब बात करते हैं, तो जिस तरह से ये जो सरकार के जो विभिन्न अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तो ये क्या करता है, ये एक ही स्तर पर रहकर, तीनों जगह, तीनों एक ही स्तर पर रहकर क्या करता है, अपने शक्ति का उपयोग करता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सत्ता का क्षैतिज वितरण।
तो कभी क्वेश्चन आएगा कि सत्ता के क्षैतिज वितरण में क्या होता है, इसका क्या फायदा है। तो पहला फायदा क्या बात करोगे कि इसको 3 अंगों में बांटा गया। 3 अंग ये है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और दूसरा क्या होता है, इसके जितने भी विभिन्न अंग है सभी एक स्तर पर एक ही जगह में रहकर वो क्या करते हैं कि शक्ति का उपयोग करते हैं और लोगों के लिए नए नए नीतियां बनाने का काम करते हैं। पहला लाभ है मेरे रसगुल्लो। अगर हम लोग दूसरा लाभ का बात करें तो समझिएगा, दूसरा लाभ तो हो गया, हम लोग तीसरा का बात करें, सबसे ज्यादा लाभ यहां से मिलता है कि ये जो क्षैतिज वितरण है सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है, इससे सबसे बड़ी बात क्या होता है कि सभी अंग जितने भी हैं, ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो का अंग होता है, इनकी जो शक्तियां होती हैं इनका ये सीमित उपयोग कर पाते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि असीमित उपयोग नहीं कर पाते। अब जैसे बोलने का मतलब है कि आपने लुई सोल्वा के बारे में देखा था, लुई सोल्वा अपना उसका जितना शक्ति है उससे ज्यादा वो उपयोग कर रहा था, हर जगह टैक्स बढ़ा रहा था। हम लोगों ने अंग्रेजों का राजनीतिक व्यवस्था देखा, वो अपना पावर से ज्यादा वो क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो किस तरह का एक भयानक पूरा हम लोगों ने गांधी युग देखा था, आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो राष्ट्रवाद का, भारत में जो राष्ट्रवाद का जो मैंने चैप्टर लिया वो आप जाकर देख लो, ठीक है। तो ये जो इसमें क्या होता है कि जितने भी अंग होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित अपने पावर का उपयोग कर पाते हैं। कारण समझिएगा कि अगर विधायिका अपने मनमाने ढंग से क्या करता है कि नियम को बना देता है, वो नियम तो बना दिया, खुद तो लागू नहीं कर पाया, लागू करने के लिए इसको कार्यपालिका के पास आना पड़ता है। तो कार्यपालिका क्या करती है कि जो भी हमारा संविधान पहले बन के रेडी है उसको खंगालने का काम करती है और देखती है कि जो भी मैं कानून को पास करूंगा उसमें किसको किसको फायदा होगा। अगर उसमें इन तीनों चीजों के बारे में वर्णन है कि सबको, सभी के विचार को सम्मान किया जाएगा, सबकी बातें इसमें शामिल होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिलना चाहिए, अगर इस तरह का बातें देखने को मिला तो ये कार्यपालिका क्या करती है, कानून को पास कर देती है। अब ये अगर उसमें कुछ बदलाव करना चाहती है तो कर सकती है या फिर नहीं भी कर सकती है, वो पास कर दी, अगर सबके हित के लिए हो, ये एक अच्छा व्यवस्था के लिए हो तभी। अब न्यायपालिका क्या करती है, उसको देखने का काम करती है। तो यानी कि बोल सकते हैं कि ये अपने मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता और ना ही ये कर सकता है। तो यहाँ पे जो शक्ति है, इसको कानून बनाने का शक्ति दिया गया है तो ये इसके कारण सीमित हो गया है, इसको लगाने का शक्ति दिया गया है तो इसके कारण क्या ये कमजोर हो गया है, इसको देखने का काम दिया गया है तो ये तो देखने का कोई बड़ा काम नहीं है, ये इन दोनों के कारण उसी कानून पे चलता है। इसको सीमित करने के लिए एक संविधान बना दिया गया है। तो यहां पे क्या होता है क्षैतिज वितरण में कि जो भी सत्ता का अंग है उसकी शक्ति क्या हो जाती है, असीमित हो जाती है, वो ज्यादा मात्रा में शक्ति का उपयोग नहीं कर पाता है। पहला फायदा है फायदा। और अगर ये ज्यादा कर लेगा तो क्या होगा वो आपको पता ही है, बोला गया ना कि हर चीज अति कुछ नहीं होता है। जैसे ना अति वर्षा अच्छा है और ना अति धूप अच्छा है, दोनों की स्थिति आपका सेहत के लिए खराब होता है। तो अगर पावर ज्यादा मिल जाएगा तो देश में गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी भाई। साथ में हर एक अंग क्या होता है, एक दूसरे को अंकुश में रखता है। कैसे रखता है, मैंने आपको बताया कि ये अगर कानून बनाया तो बिना इसको पूछे वो कानून को लगा ही नहीं सकता, और ये लगाएगा तो इसको देखने के लिए ये है। तो इस तरह एक दूसरे क्या करता है, अंकुश रखता है। साथ में इस अंकुश के कारण सरकार जितने भी संस्थाएं बनी हुई है, चाहे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सभी के बीच में क्या होता है कि संतुलन बनता है। और इसी संतुलन के कारण हमारा जो लोकतंत्र व्यवस्था है, एक्चुअली मैं बोलूंगा कि इसको नियंत्रण एवं संतुलन का भी व्यवस्था कहा जाता है। इसी संतुलन के कारण कि ये तीनों जो अंग है आपस में मिलकर काम करते हैं और वो तीनों संस्थाओं के बीच में आपस का संतुलन होता है और तीनों एक दूसरे को देखरेख करते हैं कि कौन खराब काम कर रहा है। इसी कारण इस सत्ता को नियंत्रण एवं संतुलन व्यवस्था भी कहा जाता है। तो कभी बोला जाएगा कि नियंत्रण एवं संतुलन व्यवस्था क्या है मेरे लड्डुओं, मेरे रसगुल्लो, तो आप क्या बताओगे कि जो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण जो है वो एक तरह का नियंत्रण एवं संतुलन का कार्य करता है। यहां तक बात करें। अब देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में जानिएगा जो आपको क्लास 9 में ही पढ़ना था, लेकिन मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। और इस सत्ता के क्षैतिज वितरण का ही एक पार्ट है कि जैसे हम लोग बात करें कि कार्यपालिका का तो समझिएगा कि कार्यपालिका क्या करता है, सत्ता का उपयोग करता है। लेकिन जब यह सत्ता का अपना उपयोग करेगा कि नियम को लागू करने का काम करेगा सब में, तो ये किसके अधीन रहेगा, तो ये संसद के अधीन रहेगा। यानी कि ये विधायिका के अंडर में रह के ही वो क्या करेगा, उन सारे कामों को लगाने का काम करेगा। जैसे कि अगर संसद ने एक नियम बनाया कि सबको गेहूं बांटो और ये उस बिल को पास कर दिया, कार्यपालिका क्या किया, उस बिल को लागू कर दिया, तो अब यहां पे सबसे बड़ा चीज क्या होगा कि जो भी बिल पास किया जाएगा तो ये संसद के नीचे में ही रह के काम करेगा। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है,
ठीक है, रह के काम करेगा। तीसरा क्या होता है कि नियुक्ति होता है, ये कार्यपालिका ही करती है, तो न्यायपालिका के अधीन कार्यपालिका जरूर रहता है, लेकिन इसको स्वतंत्र रखा गया है, वो स्वतंत्र काम करेगा। तथा क्या होता है कि न्यायपालिका क्या करती है कि कार्यपालिका और विधायिका को अंकुश में रखती है, और अंकुश कैसे रखती है मैंने आपको बताया, वो देखने का काम करती है कि आपने गलत किया कि सही किया। यहां तक बात क्लियर है। तो इसीलिए इस व्यवस्था को नियंत्रण एवं संतुलन का व्यवस्था कहा जाता है, और अगला जो चैप्टर होगा उसमें संतुलन का सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ।